हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 11 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मारुतसामी एंड द आयरन पिलर। तो इसमें मारुतसामी है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि जो उसका भाई है और वो जा रहे हैं कुतुब मीनार देखने, और उसका भाई व्हील चेयर पर चलता है तो काफ़ी डस्टी रास्ता है और काफ़ी ऊपर नीचे वाला रास्ता है, तो उसे अच्छी तरीके से अपने भाई को वो आगे बढ़ा रहा है। और उसके बाद जैसे ही वो पहुंचते हैं तो काफ़ी टफ था वहाँ पहुंचना, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंच गए तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, हमने जो किया, हमारी मेहनत एक तरीके से सफल हुई, क्योंकि उन्हें कुतुब मीनार के साथ साथ वहाँ पर एक आयरन का पिलर भी मिला। अब वो एक अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंस था उनका, काफ़ी अच्छा, उन्हें मज़ा आया। तो इसके बारे में हम आयरन पिलर के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आयरन पिलर और द आयरन पिलर एट महरौली दिल्ली। तो ये जो आयरन पिलर यानी लोहे का खंभे की बात हो रही है, ये महरौली दिल्ली में है। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बताता है कि हमारे जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से इस आयरन के पिलर को बनाया है। अब इस आयरन पिलर की हाइट कितनी है और ये कितने वेट का है, ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, आयरन यानी लोहे का ये बना हुआ है। 7.2 मीटर हाई यानी लंबा है, 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसका वेट, इसका वजन है 3 टन से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसका वजन है। और ये 1500 ईयर्स अगो यानी 1500 साल पहले ये बनाया गया था। और हमें इसकी डेट इसलिए पता है क्योंकि इस खम्भे को ऊपर ना लिखा हुआ है कि ये कब बना और किसने इसको बनवाया। तो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस खम्भे के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर जो राजा कोई भी चीज़ बनाता था तो उसके ऊपर उसका नाम लिख दिया जाता था। तो एक इंस्क्रिप्शन है इस खम्भे के ऊपर भी जिसमें बताया गया है कि ये एक राजा ने बनाया है जिसका नाम है चंद्र। तो यहाँ पर बताते हैं कि अभी श्योर नहीं है कौन सा चंद्र, लेकिन माना जाता है कि ये चंद्र गुप्ता डायनेस्टी वाले थे, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, चैप्टर 10 में। गुप्ता डायनेस्टी के जो थे चंद्रगुप्त, तो उन्होंने ये बनवाया है। और कितना अमेजिंग बात है कि देखिए क्या होता है, आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, उस पर जंग लग जाती है, लेकिन ये जो लोहे का पिलर है रस्टेड यानी इस पर जंग नहीं लगी 1500 साल तक। तो ये जो इन्होंने किस तरीके से बनवाया, क्या चीज़ की, वी डोंट नो, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आप देख पा रहे होंगे इतना अच्छा है और इस पर कहीं पर भी जंग नहीं लगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है इसके बारे में। तो अब हम देख लेते हैं मेटलर्जी के बारे में। तो एंशियंट इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेट्रोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तरीके से मेटलर्जी का मतलब होता है जैसे मेटल्स होते हैं, तो जैसे आपको पता होगा कि कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज मेडल बन जाता है ना। मेटल, कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बन जाता है। तो किसी दो मेटल को मिला के कोई मेटल बन जाए उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। और काफ़ी सारे मेटलर्जिस्ट हैं जिन्होंने ये खोजा है। और आर्कोलॉजिस्ट एक्सकेवेशंस के हिसाब से हड़प्पन्स व मास्टर क्राफ्टमैन एंड हैज़ नॉलेज ऑफ कॉपर मेटलर्जी। तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनकी जो रिसर्च है, मतलब उनकी खोजबीन के हिसाब से, जो हड़प्पन्स हमने पढ़ा था ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, तो हड़प्पा के जो लोग होते हैं वो काफ़ी अच्छे क्राफ्टमैन थे और उन्हें कॉपर के बारे में काफ़ी अच्छा पता था। कॉपर की मेटलर्जी उन्हें पता थी कि कैसे कैसे कॉपर बनाया जाता है। और उन्होंने ब्रॉन्ज भी बनाया था, कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज भी बना लिया था उन लोगों ने। तो इसी को हम मेटलर्जी कहते हैं। हड़प्पन्स जो कि ब्रॉन्ज एज से थे, हड़प्पन्स जहाँ जब रहते थे तो उसको, उस टाइम को हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्रॉन्ज के बारे में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता था और ब्रॉन्ज का ही वो लोग यूज़ करते थे। लेकिन हड़प्पन्स को आयरन यानी लोहे के बारे में नहीं पता था। उसके बाद हड़प्पन्स सिविलाइजेशन जब ख़त्म हुई तो धीरे धीरे करके आगे जाकर आयरन के बारे में पता चला, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद की एज को हम आयरन एज बोलते हैं। तो इंडिया में तो काफ़ी तरीके के आयरन होते हैं, तो अब तब से आयरन के बारे में पता चलने लगा। तो हमने आयरन पिलर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। जो बिल्डिंग्स बनती हैं ब्रिक से यानी ईंटों से और पत्थरों से। तो देखिए, जो हमारे क्राफ्ट पर्सन हैं, क्राफ्ट पर्सन किनको बोलते हैं, जैसे कि लिए जो लोहार हैं, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, इन लोगों को हम क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं, जो कि फार्मर से अलग काम करते हैं, है ना। मतलब कुछ भी बनाने वालों को हम क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा
ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग दैट हैव सर्वाइव। तो इन लोगों ने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं जो कि अभी तक बची हुई हैं, सालों हो गए, 1000 साल हो गए, फिर भी अभी तक काफ़ी चीज़ें हिस्ट्री से बची हुई हैं, जैसे कि लिए स्तूप। तो क्राफ्ट पर्सन ने काफ़ी बिल्डिंग बनाई है, उन्हीं में से एक होते हैं स्तूप। स्तूप का मतलब होता है माउंड। माउंड एक ऐसी शेप होती है, इस टाइप की शेप को हम माउंड बोलते हैं। तो स्तूप ज़्यादातर ऐसे सर्कल शेप की होते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पर शेप ड्रॉ की है। काफ़ी टाइप के स्तूप पाए जाते हैं, कुछ राउंड होते हैं और राउंड के साथ साथ बहुत लंबे भी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, और इनके पास इनमें काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स होते हैं, सेम चीज़ें होती हैं। जैसे के लिए हर स्तूप के बीच में एक छोटा सा बक्सा रखा जाता है और उस बक्से के अंदर बॉडली रिमेन्स होते हैं, यानी जैसे के लिए जो बड़े बड़े महान लोग होते थे, जैसे बुद्धा हो गए, बुद्ध की उनके फॉलोअर्स हो गए, है ना, महावीर हो गए, तो उनकी बॉडली रिमेन्स, जैसे कि लिए उनके दांत, बोन, एशेज, राख वगैरह, चलने के बाद जो राख बचती है, तो ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जैसे हमारे नाखून भी, बाल भी, है ना, ये सारी चीज़ें स्तूप के बीच में रख दी जाती हैं। जैसे बुद्ध और उनके फॉलोअर्स की जो भी चीज़ वो यूज़ करते थे, कीमती पत्थर, सिक्के वगैरह रखे जाते हैं बक्से में, जो कि स्तूप के बीच में रखा होता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो बक्सा है वो एक रेलिक कास्केट जैसा होता है। रेलिक कास्केट मतलब जिसमें ये सारी बॉडली रिमेन्स रखी जाते हैं, जैसे टीथ, बॉन्स, एशेज, वो वॉज कवर्ड विद अर्थ। और बताते हैं कि जो बक्सा होता है उसे मिट्टी से कवर किया जाता है और धीरे धीरे करके इसे हम कीचड़ के भरे हुए वो जो होता है ना ब्रिक यानी ईंट, हाँ, ईंट से कवर करने लगे, और कभी कभी बेक्ड ईंट से, पके हुए जो ईंट आती हैं उनसे कवर करने लगे। तो धीरे धीरे करके इस बक्से को इन चीज़ों के लेयर से कवर करने लगे। उसके बाद जो स्तूप होता है ना, उसका डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, गोल सा थोड़ा इस तरीके का स्तूप बना होता है। और इसके आसपास क्या होता है, कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। यानी देखिए ये जो स्तूप है ना, ये आपको एक स्तूप दिखा रखा है, ये स्तूप है सांची मध्य प्रदेश का, इसका नाम है ग्रेट स्तूप। ठीक है, तो ये ओवर सेंचुरीज बने थे, काफ़ी सदियों पहले बने थे, सेंचुरीज में बने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर पत्थर से कार्विंग की गई है, डिज़ाइंस बनाई गई हैं पत्थर की। तो ऐसा कार्व किया जाता है स्तूपों पर। और कभी कभी ना इनके पीछे, जैसे अभी तो ये आपको ओनली स्तूप दिखा रखा है, अब जैसे मान लो ये एक स्तूप मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक स्तूप है, ठीक है, और इसके आसपास ना एक पथ यानी एक रास्ता बना दिया जाता है, और इस रास्ते पर ना लोग चक्कर लगा सकते हैं स्तूप के। तो इसलिए एक रास्ता बना दिया जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, जो स्तूप के आसपास ये रास्ता बनाया जाता है, जिसपे जैसे मंदिरों में चक्कर नहीं लगा देते हैं, वैसे ही इस स्तूप के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं भक्त वगैरह। तो ये प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है जो कि स्तूप के अराउंड बना होता है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। अब हम पढ़ते हैं आगे। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स। और ये जो प्रदक्षिणा पथ है उसके आसपास रेलिंग्स भी लगाई जाती हैं, जिससे वो पकड़ कर चल सके आराम से। इंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेट वेट लगाए जाते हैं, मतलब जैसे देखो गेट होगा उसके बाद प्रदक्षिणा पथ आएगा इस तरीके से। और कैसे घूमते हैं प्रदक्षिणा पथ में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और भक्ति को वो दिखाते हैं कि भक्ति के मार्ग पर। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफ्टन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। रेलिंग्स और जो गेट वगैरह लगे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन की जाती है, मूर्तियाँ वगैरह लगाई जाती हैं स्तूप के आसपास। तो अब हम अमरवती की बात करते हैं। अमरवती एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे स्तूप बने हैं। काफ़ी स्तूप क्या होते हैं, बच्चे भी नहीं होते, काफ़ी बच्चे भी हुए हैं। तो काफ़ियों में स्टोन की कार्विंग की गई है और डेकोरेट किया गया है स्तूप को। तो 2000 साल पहले जो एक स्तूप बना था वो अमरवती में अभी तक है। दूसरे बिल्डिंग्स, अब देखिए स्तूप अलग अलग टाइप के बनाए जा सकते हैं। कभी क्या होता था, मतलब एक तरीके से एक पहाड़ है, एक बहुत बड़ा, मंदिरों की बात हो रही है, अब यहाँ पर टेम्पल्स की बात हो रही है। ये जैसे देखिए यहाँ पर एक पहाड़ बना हुआ है, अब पहाड़ को हम अंदर से वो कर दें, स्वेलो कर दें, होलो कर दें। होलो मतलब अंदर से एक तरीके से हम कह सकते हैं खोद दें, खोखला, हाँ, एक तरीके से हम अंदर से उसे पूरा खोखला कर दें। उसके बाद ये जो जैसे हमने अंदर से खोद दिया और यहाँ पर ये जो जगह बच गई अंदर, यहाँ पर मंदिर वगैरह बना लिए जाते थे, मूर्तियाँ रख दी जाती थीं, दीवार वगैरह अच्छे से डेकोरेट कर दिया जाता था। तो पहाड़ वगैरह उनको काट काट कर, पत्थर को काट काट कर केव्स, गुफाएं बना ली जाती थी। तो
जो बहुत पुराने हिंदू के मंदिर पाए गए हैं ना, वो भी इसी टाइम पे बनाया करते थे। और भगवान जैसे कि लिए विष्णु, शिव, दुर्गा, उनकी पूजा की जाती थी इन जगहों पर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट एक टेम्पल का है वॉज द रूम नॉन एज गर्भगृह वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वॉज प्लेस्ड। तो एक जगह होती है मंदिर में गर्भगृह। अब गर्भगृह के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे जो मंदिर बन गया मान लो, है ना। अब गर्भगृह में जिसका मंदिर है, गॉडेस दुर्गा का मंदिर है, या हम मान ले शिव का मंदिर है, या हम मान ले विष्णु का मंदिर है, किसी का भी, विष्णु का मंदिर मान लेते हैं। तो जब विष्णु का मंदिर है तो वहाँ पर एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर ओनली विष्णु की मूर्ति रखी होगी, आसपास काफ़ी और देवताओं की मूर्ति रखी होगी। तो उसको हम गर्भगृह बोलते हैं, जहाँ पर जो मेन जिनका मंदिर है उनकी मूर्ति रखी हुई है और वहाँ पर पंडित वगैरह उनकी पूजा करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा हमारा मंदिर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से अंदर आने का रास्ता है, इधर से अंदर आएंगे और यहाँ पर भगवान की मेन मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पर पंडित पूजा कर रहे हैं। तो ये एक रूम टाइप का होता है ये, और इसको हम गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर चीफ डेटी प्लेस्ड होते हैं, यानी चीफ भगवान रखे होते हैं। इट वॉज हियर द प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स। यहाँ पर जो पंडित होते हैं वो पूजा वगैरह करते हैं, और जो डिवोटीज़ यानी भक्त वगैरह होते हैं उनको भी यहाँ पर वो लोग भी पूजा करते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, तो गर्भगृह के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर एक पिक्चर देख रखी है, आप लोग देख सकते हैं उसको। ये देखिए कुछ टेम्पल्स की पिक्चर्स है। ऑफ्टन एज एट भीतरगांव अ tower known as the Shikhar was built on the top of the Garbhagriha to mark this out at a scared place. Building Shikharas required careful planning. तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे इस टाइप के मंदिर होते हैं। देखिए ये एक पहाड़ होगा, उसके अंदर उसको थोड़ा उसे काट देंगे और यहाँ पर मंदिर बना लिया। ठीक है, मान लीजिए पहाड़ को काट कर ये मंदिर बना दिया, ये रहा मंदिर। अब यहाँ पर ये जो पहाड़ का टॉप वाला है एरिया, वो होता है शिखर। तो गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाया जाता है। ठीक है, और शिखर को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा केयरफुल प्लानिंग होती है। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड ए स्पेस नॉन एज मंडप। और काफ़ी सारे जो मंदिर होते हैं उनमें एक प्लेस जानी जाती है जिसका नाम होता है मंडप। अब मंडप क्या होता है, देखिए जहाँ पर लोग खड़े होते हैं। मान लीजिए ये हमारा मंदिर है और यहाँ पर ये छोटा सा रूम है गर्भगृह। अब गर्भगृह में आने से पहले ये हमारा मंदिर और यहाँ पर गर्भगृह है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे भक्त बैठेंगे और यहाँ पर जो पंडित हैं वो पूजा करेंगे। यहाँ पर मूर्ति रखी है भगवान की और यहाँ पर सारे भक्त खड़े हैं, और इस रास्ते से भक्त अंदर घुस रहे हैं, इस यहाँ भी भक्त खड़े हैं। तो ये वाला जो जगह है इसको हम बोलते हैं मंडप। ठीक है, तो काफ़ी सारे मंदिर में मंडप होती है। कुछ छोटे मंदिर होते हैं तो उनमें सिर्फ वो होती है गर्भगृह। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, हमने पढ़ लिया। अब हम महाबलीपुरम और अहिहोल के बारे में जानते हैं। आप मैप में देख सकते हैं महाबलीपुरम और अहिहोल के बारे में, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 105 में दिया गया है। तो महाबलीपुरम और अहिहोल में काफ़ी सारे स्टोन टेम्पल्स बनाए गए हैं। सम ऑफ दीज आर शोन हेयर। यहाँ पर देखिए ये रहा टेम्पल, और ऊपर जो 2 टेम्पल हैं वो दिखाए गए हैं। ये जो है टॉप पर ये वाला, ये भीतरगांव जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ का टेम्पल है। ठीक है, और दिस वॉज बिल्ड अराउंड 1500 ईयर्स अगो। ये वाला जो टेम्पल है ये भीतरगांव का टेम्पल है। भीतरगांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये 1500 साल पहले बनाया गया था, 1500 साल पहले। वॉज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक, ईंटों से बना है और पत्थरों से ये मंदिर बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं महाबलीपुरम के मंदिर हैं। महाबलीपुरम में जो मंदिर है ना, ईच ऑफ दीज वॉज कार्व्ड आउट अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, दैट इज़ वाई दे आर नॉन एज मोनोलिथ। तो देखिए बहुत बड़ा एक पत्थर होगा, बहुत बड़ा। मान लीजिए यहाँ पर एक पहाड़ होगा। अब पहाड़ को काटा नहीं है, मतलब पहाड़ में ही स्टोन से कार्विंग कर दी है, पहाड़ में ही जो खुदाई कर करके, मतलब पहाड़ को एक तरीके से ये शेप दे दी है मंदिरों की। तो कितना अच्छी कार्विंग की है। पहाड़ थे ये सारे, एक बहुत बड़ा पीस था रॉक का, उसी को ये शेप दे दी है मंदिरों की। ठीक है, तो इनको हम मोनोलिथ बोलते हैं। ठीक है, मोनोलिथ इनको बोलते हैं। मोनो का मतलब बड़ा, और मोनो का मतलब होता है एक तरीके से एक, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, और लिथ का मतलब होता है पत्थर, जो कि हम काफ़ी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो मोनोलिथ यानी एक पत्थर से बनाए गए मंदिर को हम मोनोलिथ कहते हैं। तो
जैसा आप देख पा रहे हैं ये वही बताया गया है कि ऊपर की तरफ यहाँ पर शेपिंग कार्विंग की गई है अच्छी तरीके से और गेट वेट बनाए गए हैं। बहुत अच्छा टेम्पल है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये टेम्पल है महाबलीपुरम का। तो ये आपको याद रखना है, बहुत फेमस टेम्पल है ये, ज़्यादातर काफ़ी लोग इसको मानते हैं, फेमस भी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे हम पढ़ेंगे हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड। तो देखिए यहाँ से देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग और स्तूप और अ टेम्पल। तो काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, मतलब अगर कोई स्तूप बनता है या कोई टेम्पल मंदिर वगैरह बनता है तो उसे बनाने के लिए काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं, काफ़ी सारी। जैसे कि लिए किंग्स और क्वींस यानी राजा और रानियाँ क्या करती हैं, इन्हें बनवाने की सोचती हैं और इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगवाते हैं। क्योंकि क्या होता था पहले, किंग्स की एक तरीके से शान के लिए, किंग कितना पावरफुल है तो उसे बड़े बड़े मंदिर बनवा कर वो दूसरों को दिखाता था कि हम कितने पावरफुल हैं। तो इसलिए वो मंदिर बहुत बनवाते थे और समय समय पर एक्सपेंसिव अफेयर यानी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके बनवाते थे। तो पहला स्टेप क्या होता था, गुड क्वालिटी के पत्थर ढूंढना और उसके बाद उनको ले जाना और उस प्लेस पे ले जाना एकदम एकदम केयरफुली, जहाँ पर न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए चूज़ की गई है जो जगह, ठीक है। तो वहाँ पर पत्थर वगैरह ले जाए जाते थे, उसके बाद उनको पत्थरों को शेप दी जाती थी और उन पे कार्विंग की जाती थी पिलर्स पर। और फिर दीवार वगैरह से पत्थर को रखा जाता था दीवार बनाने के लिए, फ्लोर्स बनाने के लिए, सीलिंग छत बनाने के लिए। उसके बाद उन्हें राइट पोजीशन पे रखकर बना दिया जाता था। तो जैसे देखिए यहाँ पर बनाया रखा है, ये एक मोनेस्ट्री है, ये एक जैन की मोनेस्ट्री है, यानी महावीर के फॉलोअर्स को हम जैन कहते थे ना, तो उनकी ये मोनेस्ट्री है ओडिशा में है ये। मोनेस्ट्री क्या होती थी, मोनेस्ट्री वो जगह होती थी जहाँ पर मॉन्क्स नन्स उनके लिए मोनेस्ट्री बना दी जाती थी, क्योंकि वो लोग जगह जगह पर घूमते रहते थे ना, इसलिए तो राजा महाराजा ही बनवाते थे मोनेस्ट्री। तो यहाँ देखिए पत्थरों से बनी हुई है, ओडिशा की है, 2 स्टोरी की है, 2 मंजिलों की है और रॉक सरफेस। नोटिस द एंट्रेंस टू द रूम्स जैन मॉन्क्स लिव एंड मेडिटेट इन दिस रूम्स। तो ये जो आपको रूम्स दिख रहे हैं यहाँ पर जैन मॉन्क्स मेडिटेट करते थे। तो यहाँ पर ये एक स्कल्पचर है नेशनल म्यूजियम से, न्यू दिल्ली। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति, ठीक है। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन हु वर्क टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड क्रिएट स्ट्रक्चर्स। तो जैसे कोई मंदिर बनवाना है तो किंग और क्वीन पैसा खर्च करते थे अपनी खजाने में से और उनको जो भी क्राफ्ट पर्सन है उनको देते थे, पे करते थे और फिर क्राफ्ट पर्सन बनाते थे और बहुत सुंदर सुंदर बनाते थे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर टेम्पल्स स्तूप हमें देखने को मिले हैं, आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं। और इसके अलावा जो भक्त जब आते थे टेम्पल या स्तूप में घूमने तो वो गिफ्ट्स लाते थे एक तरीके से दान करने के लिए। तो उन्हीं से ये बिल्डिंग को डेकोरेट कर दिया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता रखा है कि कई सारे बिजनेसमैन यानी बड़े बड़े लोग आए और उन्होंने क्या किया, एक तरीके से दान के तौर पे सांची का एक मंदिर है उसका गेट बनवा दिया सुंदर सा। तो इस तरीके से कई लोग दान दे जाते थे, कुछ लोग मंदिर में घंटा वगैरह लगवा देते थे, ऐसे दान वगैरह दिए जाते थे पहले भी और अभी भी मंदिरों में होता है। और क्या होता है, जो भी चीज़ बनवाई जाती है ना, जैसे किसी ने खंबा लगवा दिया तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि ये इन्होंने बनवाया है ना, ऐसा लिख दिया जाता है। आपने मंदिरों में देखा होगा, अमॉन्ग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशन एंड मर्चेंट्स फार्मर गार्लैंड मेकर्स, मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसा करते थे। वुमेन हु आर ओनली बाय देयर नेम्स विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स, मतलब फिर लिख दिया जाता था उनका नाम जो भी उन्होंने बनवाया है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई रेलिंग लगवाई है कहीं पर, किसी ने दान के तौर पर रेलिंग लगवा ली मंदिर में, किसी ने दीवारें खड़ी करवा दी, तो उसके ऊपर उनका नाम लिख दिया जाता था जिसने भी ये दान दिया है। तो जब भी आपको चांस मिले तो आप टेम्पल में ज़रूर जाइएगा और वहाँ पर देखिएगा कि कितने सारे लोगों ने टेम्पल को कंस्ट्रक्ट और डेकोरेट करवाने में मदद की है। अब हम पढ़ेंगे पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग देखिए कितनी सुंदर, पहले ना बहुत सुंदर पेंटिंग की जाती थी। देखिए कितनी सुंदर एक पेंटिंग है ना। और यहाँ पर बताते हैं कि जो अजंता है जो कि महाराष्ट्र में है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी सारी गुफाएं हैं, अजंता केव्स आपने सुना होगा। और जो ये गुफाएं हैं उनको काट दिया जाता था, उनमें गड्ढा किया जाता था। ये पहाड़ जैसे पहाड़ हैं उनके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, गड्ढा कर दिया जाता था और सेंचुरीज पहले किया जाता था। मोस्ट ऑफ दीज मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मंक, काफ़ी मोनेस्ट्री वगैरह भी ऐसी ही बना करती थी पहाड़ों में गड्ढा गड्ढा खोद कर, जिससे बुद्धिस्ट मॉन्क्स नन्स ये सब रह सकें। और काफ़ी पेंटिंग्स भी बना दी जाती थी मोनेस्ट्री के अंदर, टेम्पल्स के अंदर। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। एज द caves आर डार्क इनसाइड, मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। देखिए जैसे के लिए जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के अंदर गुफा बना दी, लेकिन गुफा बहुत अंदर से डार्क होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा
अंधेरा होता है उसके अंदर। तो क्या होता है, जो पेंटिंग बनाई जाती है ना वो उजाले में बनाई जाती हैं, टॉर्च में बनाई जाती हैं। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। अभी कलर्स, अभी तो हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे वैक्स क्रेयॉन्स आते हैं, और लेकिन पहले पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए प्लांट्स का कलर, मिनरल्स के कलर, जैसे के लिए प्लांट्स से हमें ग्रीन कलर मिल जाएगा, मिनरल्स, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, कहीं से वाइट कलर, मतलब नेचर से कलर लिया करते थे। और ये कलर्स अभी तक इतने सुंदर हैं, जबकि ये 1500 साल पहले की यहाँ पर नीचे पेंटिंग दी गई है। ये भी एक पेंटिंग है, देखिए अभी तक कितने सुंदर सुंदर ये कलर्स हैं, क्योंकि ये नेचुरल कलर्स हुआ करते थे। और बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट इन्हें बनाते थे, सुंदर सुंदर वर्क्स करते थे। और ये आर्टिस्ट का नेम अभी तक अननोन है, और आर्ट का भी नेम अननोन ही है, यानी अभी तक आर्ट जितनी भी आर्टिस्ट ने बनाई है उनका पता नहीं है नाम। अब हम पढ़ेंगे द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, यानी किताबों की दुनिया। काफ़ी सारे अच्छी अच्छी बुक्स हैं, एपिक्स यानी महाकाव्य हैं, काफ़ी बेस्ट नॉन एपिक्स। एपिक्स को हम हिंदी में महाकाव्य बोलते हैं। काफ़ी जाने माने महाकाव्य हैं जो कि इस पीरियड में लिखे गए, यानी 1500 साल या 2000 साल पहले वाले पीरियड में लिखे गए थे। वैसे ही जो जैसे काफ़ी महाकाव्य, महाभारत और रामायण, इसमें आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, है ना। ये एक हिंदू एपिक है महाभारत, और रामायण ये संस्कृत में लिखी गई हैं। तो काफ़ी सारी एपिक्स हुआ करते थे, महाकाव्य, जो बहुत बड़े और बहुत लंबे हुआ करते थे। और इनमें आदमियों और औरतों के बारे में, जो कि बहुत अच्छे मतलब दानी लोगों के बारे में, भगवान की कथाएँ वगैरह इंक्लूड की जाती थी। तो हम पढ़ेंगे एक तमिल एपिक के बारे में। तमिल में एक महाकाव्य है जिसका नाम है सिलापट्टिकरम, और ये एक पोइट ने लिखी है, कवि ने लिखी है, जिनका नाम है इलांगो। और ये कब लिखी गई थी, 1800 साल पहले लिखी गई थी। वैसे तो महाभारत रामायण ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, लेकिन ये लिखी बाद में गई है। पहले तो इनको मौखिक रूप में, यानी मुंह से बोलकर सुना दिया जाता था, लिखी बाद में गई है ना। तो हम तमिल एपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सिलापट्टिकरम, और ये लिखी गई है इलांगो के द्वारा 1800 साल पहले। तो ये जो कहानी है ना, वो एक मर्चेंट व्यापारी की कहानी है जिसका नाम था कोवाला, और वो पुहार में रहता था। पुहार एक जगह का नाम है। तो कोवाला जो था वो एक कर्टिसन नेम माधवी फेल इन लव, मतलब वो माधवी नाम की एक वैश्य जो होते हैं उनसे मतलब कोवालन माधवी से प्यार करता था, और वो अपनी वाइफ को थोड़ा इग्नोर करता था। और कन्नगी ने क्या किया, लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुराई। देखिए क्या हुआ था, यहाँ पर यह बता रखा है कि पुहार नहीं, सॉरी, कोवालन माधवी से प्यार करता था। तो एक बार क्या हुआ, उसे अपनी गलती का फिर रियलाइज़ हुआ बाद में, और उसके बाद वो अपने वाइफ के पास वापस आ गया। ठीक है, माधवी को छोड़कर वो वाइफ के पास वापस आ गया, और वाइफ और जो वो है कोवालन, वो कहाँ चले गए, मदुराई चले गए। मदुराई एक जगह है। तो एक सिंपल सी यहाँ पर बता रखा है, कोवाला है एक मर्चेंट जिसका नाम है मतलब कोवाला एक मर्चेंट है जो कि पुहार में रहता है। वो माधवी से प्यार करता था। उसके बाद उसकी जो वाइफ है उसका नेम है कन्नगी। तो बाद में उसे अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, उसके बाद वो कन्नगी अपनी वाइफ के पास वापस चला गया, और उसके बाद उसने पुहार जगह छोड़ दी और मदुराई में शिफ्ट हो गया। तो फिर क्या हुआ, मदुराई में उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया चोरी का, और ऐसा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि किसी किंग की आपने जो ज्वेलर हैं, यानी जो जेवर हैं, वो चोरी किए हैं। तो ये बहुत गलत इल्ज़ाम था, उसने तो कुछ किया नहीं था। उसके बाद जो राजा है उसने कोवालन को मौत की सज़ा सुना दी, और फिर कोवालन को मार दिया। तो कन्नगी जो अभी तक अपने पति से बहुत प्यार करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई, उसे बहुत ही ज़्यादा बहुत गुस्सा आया, और इनजस्टिस, यानी उसने इसके खिलाफ, क्योंकि ये बहुत गलत था, और इसके खिलाफ उसने क्या किया, पूरी मदुराई शहर को डिस्ट्रॉयड कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसमें यही बताते हैं, और ये है एक तमिल एपिक सिलापट्टिकरम। ठीक है, उसके बाद अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सिलापट्टिकरम। सिलापट्टिकरम के बारे में थोड़ा और डीप बताया है कि कन्नगी को जब गुस्सा आ गया, जब उसके पति को वाले को मार दिया, तो उसने बोला कि ये कितना गलत है, मतलब ये बहुत ही गलत हुआ। क्या, फेरियर देन प्योर गोल्ड लाइज एंड वॉश हेयर इन द डस्ट, मतलब वो ऐसी चीज़ें बोलती हैं कि क्या ये सिटी इतने सालों से चल रही है, तो क्या इस सिटी में किसी की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, ऐसी चोरी का या किसी भी चीज़ का गलत इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। इस सिटी में कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है इस कंट्री में, और अगर भगवान है भी तो मतलब ये राजा इतना ख़राब है, और इनोसेंट स्ट्रेंजर्स को जो कि यहाँ आए हैं उनका मर्डर कर देता है। कोई गॉड नहीं है, कोई गॉड नहीं है, ऐसा उसने बोला। तो मतलब यही बताया गया है सिलापट्टिकरम में।
उसके बाद अनोदर तमिल एपिक। अभी तो हमने तमिल के महाकाव्य सिलापट्टिक्रम के बारे में पढ़ा, अब दूसरा भी तमिल का एक महाकाव्य है जिसका नाम है मनी मेकलाई। ठीक है, और ये लिखा है सत्तनर ने। सत्तनर ने, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था सिलापट्टिक्रम किसने लिखा था, इलांगो ने लिखा था, इसी प्रकार से मनी मेकलाई सत्तनर ने लिखा है 1400 साल पहले। मनी मेकलाई में बताते हैं एक स्टोरी जो कि कोवलन और माधवी के लड़की की है, डॉटर की है। These beautiful compositions were lost to scholars for many countries till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. आई थिंक यहाँ पर माधवी गलती से लिख दिया गया है, यहाँ पर कन्नगी आना चाहिए। तो जो मनी मेकलाई है ना, मनी मेकलाई जो महाकाव्य है वो कोवलन और उसकी वाइफ कन्नगी की बेटी की कहानी मेकलाई में बताई गई है। ठीक है, और उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। और पहले क्या हुआ था, ये जो मनी मेकलाई है और ये जो सलीपट्टिक्रम है, ये दोनों ही महाकाव्य खो गए थे, लेकिन उसके बाद वापस से इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट में ढूंढा गया। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथों से लिखी हुई चीज़ों में पाया गया और दोबारा से इनको रीडिस्कवर करके दोबारा से ये पाए गए और इनको 100 साल पहले लिख दिया गया दोबारा से। तो यहाँ पर ये बताते हैं अदर राइटर सजेस्ट कालिदास अबाउट हु यू रीड इन चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 जो हमारा हिस्ट्री का था उसमें हमने कालिदास के बारे में पढ़ा था। कालिदास भी काफ़ी अच्छे राइटर हैं और ये संस्कृत में लिखा करते थे। इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे अ वर्स फ्रॉम द मेघदूत। इन्होंने एक अपनी लिखी है पोयम मेघदूत की। मेघ का मतलब होता है बादल, दूत का मतलब संदेश देने वाले। तो कालिदास काफ़ी अच्छे इन्होंने पोयम लिखी है मेघदूत। इसमें वो एक बादल के बारे में बताते हैं जो कि एक मैसेंजर है, एक तरीके से संदेश देने वाला है दो प्रेमियों के बीच में। तो दो प्रेमी हैं जो कि बादल से कहते हैं कि ये संदेश दूसरे लवर को देकर आओ, तो इस तरीके से वो बादल संदेश देता है। तो ये छोटी सी पोयम है, इसमें यही है, आप पढ़ सकते हैं इसको। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अब हम पढ़ेंगे पुरानी कहानियों को रिकॉर्ड और प्रिजर्व करना, बचाना। तो देखिए हिंदू जो रिलीजियस स्टोरीज़ है, हिंदू की जो स्टोरीज़ है ना, हिंदू रिलीजियस स्टोरीज़ वो काफ़ी ज़्यादा अर्लियर लिखी गई थी, लेकिन उससे जैसे देखो बहुत पहले बना दी गई हैं। रामायण, महाभारत, पुराण, काफ़ी सारी पुराणे वगैरह ये बहुत पहले बन गई हैं, लेकिन लिखी बाद में गई हैं। इनमें पुराण आती हैं। पुराण का मतलब होता है ओल्ड, पुराण यानी पुराना, एक तरीके से अगर हम इसी में से देखें पुराना, तो इसका मतलब होता है ओल्ड, है ना। तो पुराण्स में स्टोरीज़ हैं बहुत ज़्यादा देवताओं और देवियों की, जैसे कि लिए विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, और इनमें वर्शिप के बारे में बताया गया है, मतलब कि जो कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए भगवान की। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें राजाओं के बारे में बताई गई हैं और धरती कैसे बनी उसके बारे में भी पुराणों में लिखा है। तो जो पुराण है ना, ये बहुत ही सिंपल संस्कृत में लिखी गई है और ये सारे लोग पहले के ज़माने में सुना करते थे, वुमेन और शूद्र भी। तो शूद्र और वुमेन को ज़्यादातर वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन वो सुन सकते थे पुराणों को। ठीक है, और ज़्यादातर क्या हुआ करता था, जो मंदिर हुआ करते थे उनमें पुराण बोली जाती थी पंडितों के द्वारा और लोग वहाँ पर बैठकर उन्हें सुना करते थे। तो दो संस्कृत के महाकाव्य हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, महाभारत, रामायण, काफ़ी पॉपुलर है काफ़ी लंबे टाइम तक, और काफ़ी लोग इन्हें जानते भी होंगे, फैमिलियर होंगे इन स्टोरी से, काफ़ी सुनी भी हैं, है ना, आपने टीवी पर भी देखी होंगी आई होप। द महाभारत इज़ अबाउट अ वार फॉट बिटवीन द कौरव एंड पांडव। तो महाभारत में कौरव और पांडव की लड़ाई के बारे में बताया गया है ना, चाचा और दाऊ की बेटा की लड़ाई के बारे में, कौरव और पांडव के बारे में, जो कि कज़न थे। तो आपको पता ही होगा महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में भी काफ़ी लोग फैमिलियर हैं। दिस वॉज अ वार टू गेन कंट्रोल ऑफ थ्रोन ऑफ द कुरुज एंड द कैपिटल हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर पे ये लड़ाई थी। कुरुज जो थे उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर दिल्ली वाला रीजन ही है, पहले उसको हस्तिनापुर कहा जाता था। तो ये कुरुज का इधर राज्य था। तो कुरुज के कैपिटल को, कुरुज और उनके कैपिटल को हस्तिनापुर, इनके बीच में ये लड़ाई है महाभारत की। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन लिखी ये कब गई, 1500 साल पहले लिखी गई। पुराण और महाभारत ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, व्यासा के द्वारा लिखे गए हैं। और भागवत गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 9, हमने चैप्टर 9 में भागवत गीता के बारे में पढ़ा था, वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत। महाभारत में भी भागवत गीता है लास्ट में जब कृष्ण उपदेश देते हैं, है ना। तो पुराण महाभारत व्यास जी ने लिखी थी, वेद व्यास ने लिखी थी पुराण और महाभारत, और महाभारत में भागवत गीता भी इंक्लूडेड है। अब हम पढ़ेंगे रामायण के बारे में। तो रामायण जिनमें राम की कहानी है, जो कि कौशल्या के एक प्रिंस हैं और उन्हें वन
में भेज दिया गया था, है ना, आपने पढ़ा होगा, दशरथ से उन्होंने बोल दिया था तो वन में भेज दिया गया था राम को। उनकी वाइफ सीता भी गई थी और लक्ष्मण भी गए थे, और फिर सीता को उठाकर कौन ले गया था? लंका के राजा रावण ले गया था। और फिर राम ने कैसे कैसे लड़ी और सीता को वापस लेकर आए अयोध्या में, जो कि कौशल्या की कैपिटल थी। उसके बारे में रामायण में बताया गया है, उनकी विक्ट्री के बारे में बताया गया है। तो जो महाभारत है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टोरी है और अब लिखी गई है। इसी तरीके से रामायण भी। और रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। संस्कृत वाली जो रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखी है। बाद में अब ये महाभारत रामायण ये हिंदी में भी लिख दी गई हैं। यहाँ पर बताते हैं काफ़ी सारे वर्जन है महाभारत और रामायण के, काफ़ी पॉपुलर है ये पूरे इंडिया, पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत बाहर बाहर तक भी फैली हुई है रामायण और महाभारत। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो जैसे हमने अभी तक सुना कि राजाओं की कहानी हमने पढ़ी, और हमने ये पढ़ा कि पंडित वगैरह ही कहानियाँ सुनाया करते थे, लेकिन जो आम आदमी थे वो भी अपनी कहानियाँ सुनाते थे, मतलब अलग अलग टाइप की। जो ऑर्डिनरी पीपल यानी गाँव के आम आदमी भी कहानियाँ सुनाया करते थे। वो खुद की लिखी हुई पोयम, गाने सुनाया करते थे, गाया करते थे, डांस किया करते थे और नाटक वगैरह परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें काफ़ी स्टोरीज़ में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे जातक की कथाएं आपने सुनी होंगी, और पंचतंत्र की कहानियाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, तो आपने पंचतंत्र की कहानियाँ भी पढ़ी होंगी। तो इनमें बताते हैं काफ़ी नाटकों के बारे में। जाटक की जो कहानी है उसमें काफ़ी कुछ बुद्ध के बारे में बताते हैं और बुद्धिज़्म के बारे में बताते हैं, और पंचतंत्र की कहानी चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी फेमस है। और ये भी उसी टाइम पर लिखी गई थी, लगभग 1500 टू 2000 ईयर्स पहले। जातक की जो कहानी है वो स्तूप के बारे में, पेंटिंग के बारे में काफ़ी बताती हैं, अजंता के जो केव्स हैं उनके बारे में भी। तो एक स्टोरी यहाँ पर दे रखी है पंचतंत्र की, जातक की। जातक की कहानी है ये द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। मंकी किंग की कहानी है। तो एक समय की बात थी, एक बहुत ही बड़े मंकी किंग थे, यानी बंदरों के राजा थे, जो कि गंगा के किनारे रहते थे हिमालय में। और उनके 80,000 फॉलोवर्स, यानी वैसे वाले फॉलोवर्स नहीं है ये वो वाले फॉलोवर्स हैं, यानी उन्हें फॉलो करने वाले, उन्हें मानने वाले 80,000 लोग थे, बंदर थे। और उन्हें बहुत ही ज़्यादा फेवरेट उनका फल था मैंगो, और उन्हें मैंगो ट्री बहुत अच्छा लगता था, और स्वीट स्वीट मैंगोज़ वो खाते रहते थे। और ऐसे एरिया पे जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर काफ़ी अच्छे मैंगोज़ तो नहीं मिलते थे, लेकिन हाँ सही सही अच्छे अच्छे उन्हें मैंगोज़ लगते थे। एक दिन क्या हुआ, एक मैंगो उनके, जब वो नहा रहे थे रिवर में, तब वहाँ एक ऊपर से मैंगो आकर गिर गया। ठीक है, देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वॉज बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट एंड वॉज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट। ही आस्क्ड द फॉरेस्टर्स ऑफ हिज किंगडम वेदर दे कुड फाइंड अ ट्री फॉर हिम। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो राजा था, अब ये बंदरों वाली राजा की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है शहर के राजा की। तो एक बार शहर के राजा नदी में नहा रहे थे, अचानक से ऊपर से आकर मैंगो गिर गया वाराणसी वाले जगह पर। तो जो राजा थे उन्होंने वो मैंगो चखा, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, और बहुत ही उन्हें टेस्ट में बहुत अच्छा था वो। तो राजा ने बोला फॉरेस्टर्स को, यानी जो जंगल में रहने वाले बंदर थे उनको राजा ने बोला कि जाओ पता कर आओ कि ये कहाँ से आया है ये, और ये कहाँ का है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये यहाँ का तो है नहीं, क्योंकि मैंगो बहुत टेस्टी था। तो सारे बंदर और बंदर के राजा उसके लिए खोज के लिए निकल गए। और at night the king discovered that the monkeys were also feasting on the fruit and decided to kill them। तो उसके बाद यही चीज़ है, इसमें सिंपल सी कहानी है। फिर मंकी ने क्या किया, जो राजा थे, मंकी किंग थे, उन्होंने टहनियों से नदी को पार कर कर जाना था उन्हें मैंगो के बारे में खोज करने। तो उन्होंने लकड़ियों से, टहनियों से एक ब्रिज बना लिया, एक रास्ता बना लिया, और उसे पार कर कर सबसे पहले मंकी किंग ने बोला कि सारे मंकीज़ चले जाएँ। तो सारे मंकीज़ चले गए, लेकिन मंकी किंग पीछे रह गए। अब मंकी किंग आ ही रहे थे कि क्या हो गया, वो टहनी वाला रास्ता टूट गया, मतलब वो फिसल गए या टूट गए ये नहीं बताया, लेकिन वो गिर गए और मर गए। तो जो ह्यूमन किंग थे, यानी जो शहर के रियल वाले इंसान वाले राजा थे, उन्होंने देखा और सोचा कि ये क्या हो गया, और उन्होंने मंकी के लिए काफ़ी बुरा उन्हें बुरा लगा। और जब मंकी किंग मर गया तो वो किंग ने, जो इंसान वाला राजा था, उसने उसके डेथ को मॉनर्ड किया, और उसके बाद पेड हिम फुल रिस्पेक्ट उससे पेड की। द स्टोरी इज शोन ऑन द पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम अ स्तूप एट भरूच इन सेंट्रल इंडिया। तो ये स्टोरी एक स्कल्पचर से पता चलती है, ये वाला स्कल्पचर है, और इससे ये स्टोरी पता चलती है, जो कि हमें बहारूत में मिलता है, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश वाला रीजन में बहारूत पड़ता है, वहाँ पर हमें ये स्टोरी, ये स्कल्पचर मिलता है। तो ये कहानी थी मंकी किंग की।
उसके बाद है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, साइंस पर किताबें लिखना। तो एक ऐसा टाइम था, यही टाइम था जब आर्यभट्ट के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये एक मैथमेटिशियन भी थे, मैथ को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने खोजा था, और एक एस्ट्रोनॉमर यानी भविष्य के बारे में जानने वाले भी थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी संस्कृत में जिसको हम आर्यभट्टियम कहते हैं। आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी? आर्यभट्टियम, ठीक है। उन्होंने बताया इस बुक में कि दिन और रात कैसे होती हैं, रोटेशन से। हमने जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट में तो नहीं, लेकिन आगे के कुछ चैप्टर्स में रोटेशन रिवॉल्यूशन के बारे में जाना है ना, कि रोटेशन से दिन रात होती है। तो इन्होंने आर्यभट्ट ने अपनी बुक में इनका साइंटिफिक रीज़न बताया कि अर्थ अपने एक्सिस में मूव करती है और रोटेशन से दिन और रात होती है, और सन उगता है और जाता है, हमें ऐसा लगता है, जबकि जब जो अर्थ होता है वो रिवॉल्यूशन यानी रिवॉल्व करता रहता है सन के आसपास, इसलिए दिन रात होती है और हम देखते हैं कि सूरज डूब रहा है और उग रहा है। तो इतने पहले ही आर्यभट्ट ने उसकी खोज कर ली थी। साइंटिफिक उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी बताया एक्लिप्सिस के बारे में, ग्रहणों के बारे में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उनके बारे में। और उन्होंने कैलकुलेट करना भी मतलब समझाया, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालने का एक फार्मूला होता है, आर्यभट्ट ने उसे भी फाउंड किया, विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फार्मूला वी यूज़ टुडे। और वो फार्मूला वही है जो आज भी हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे मैथमेटिशियन हैं, जैसे ब्रह्ममेहिरा, ब्रह्मगुप्ता और भास्कराचार्य। ये काफ़ी सारे अदर मैथमेटिशियन हैं और एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो कि काफ़ी डिस्कवरीज इन लोगों ने की हैं। तो आप और भी जान सकते हैं इनके बारे में, गूगल पे सर्च कीजिए, अपने बड़ों से पूछिए, और हम जान सकते हैं इनके बारे में। अब हम ज़ीरो और आयुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़ीरो भी इंडिया में ही खोजा गया है, आपको पता ही होगा, और जो सिस्टम है काउंटिंग का वो अरब और यूरोप में फैलता गया, और स्पेशल सिंबल ज़ीरो इंडिया ने ही बनाया है। इट कंटिन्यूज टू बी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, और धीरे धीरे करके पूरा वर्ल्ड इसे यूज़ करने लगा। तो रोम में जो रोमन है ना, रोमन में ज़ीरो के बिना ही काउंटिंग की जाती थी। अब आयुर्वेद क्या सिस्टम होता है? आयुर्वेद हेल्थ साइंस का सिस्टम होता है। जैसे हम जड़ी बूटी काढ़ा वगैरह पीते हैं ना, तो आयुर्वेद के ही होते हैं। आयुर्वेद वाले हेल्थ साइंस वाले सिस्टम से ही वो बने होते हैं। एंशियंट इंडिया यानी पुराने ज़माने की जो इंडिया हुआ करती थी, वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। काफ़ी सारे टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद इन एशियन इंडिया व चरक और सुश्रुता। हाँ, चरक और सुश्रुता, इन लोगों ने आयुर्वेद की अच्छी तरीके से खोज की थी और प्रैक्टिस वगैरह करके इसका पता लगाया था। तो चरक और सुश्रुता, चरक तो हुए थे 1st-2nd सेंचुरी सीई में, मतलब बहुत पुरानी बात है, 4th सेंचुरी सीई में, काफ़ी पहले की बात है। चरक और सुश्रुता, ये हमें याद रखना है। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, जिसमें चरक ने बताया था मेडिसिन्स के बारे में, और सुश्रुता ने सुश्रुता संहिता लिखी थी, जिनमें सुश्रुता ने बताया था किसके बारे में? सर्जरी वगैरह करने के बारे में, उनके नियमों के बारे में। तो बहुत ईजी है। चरक ने लिखी चरक संहिता और सुश्रुता ने लिखी सुश्रुता संहिता, दोनों के पीछे संहिता है। तो चैप्टर हमारा फिनिश होता है। एल्सवेयर देख लेते हैं। एल्सवेयर में हमें बताया जाता है कि पेपर के बारे में। पेपर हमारे डेली लिव्स की नीड है। पेपर सबसे पहले कहाँ पर बना था? चाइना में बनाया था 1900 ईयर्स पहले, ठीक है। किसने बनाया था? साइलुन ने बनाया था। साइलुन चाइना के रहने वाले ही एक आदमी थे। ही बीज प्लांट फाइबर क्लोथ रोप एंड द पार्क ऑफ ट्रीज का तना, क्लोथ, फाइबर और रॉप, रस्सी की मदद से ये बना था। पहले तो उसको गीला कर लिया जाता है पानी में, उसके बाद इन्हें मारा जाता है, पिटाई लगाई जाती है इनकी, है ना। उसके बाद इनको सुखा दिया जाता है, उसके बाद इसे टांग दिया जाता है और ये बन जाता है। तो आज भी हैंडमेड पेपर बनते हैं इसी प्रोसेस से, और ये चाइना ने छुपा कर रखा था। जैसे सिल्क बनाने वाला, जैसे चाइना में सबसे पहले सिल्क बना था, उसको भी इसने छुपाया था चाइना ने। इस टेक्निक को भी काफ़ी सेंचुरीज तक चाइना ने छुपा कर रखा था, सीक्रेट बना कर रखा था। उसके बाद धीरे धीरे करके कोरिया में पहुंचा 1400 साल पहले, उसके बाद जापान में पहुंचा, और धीरे धीरे करके पूरे शहर में फैल गया, यूरोप से अफ्रीका तक और एशिया तक, सारे सब कॉन्टिनेंट में ये फैल गया। तो चैप्टर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको, आप बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।